गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आज इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो गुप्त काल के बारे में क्या बात कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने कि भारतीय इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया है। वो उल्लेख करते हैं कि हिंदू भारत के इतिहास में महान गुप्त सम्राटों का युग जितना सुंदर और संतोषजनक है उतना कोई अन्य युग नहीं। इस युग में साहित्य, कला तथा विज्ञान की साधारण उन्नति हुई और बिना अत्याचार के धर्म में क्रमागत परिवर्तन भी किए गए। विंसेंट स्मिथ ऐसा मानते हैं। दूसरे इतिहासकार वार्नेट हैं, वो कहते हैं कि गुप्त काल भारत के साहित्यिक इतिहास में वही स्थान रखता है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज के युग को प्राप्त है। यानी यूनान जो था या ग्रीस जो था, वहाँ पर दुनिया का साहित्यिक विकास सबसे अधिक हुआ था और ख़ास तौर से जो पेरिक्लीज का शासनकाल था वो साहित्य के लिए बहुत विख्यात है। इसीलिए यहाँ पर वार्नेट महोदय ने पेरिक्लीज के युग की बात की है। अब हम बात ये करते हैं कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। स्वर्ण युग के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या हैं? तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त और अनेक शासक हुए थे, भानुगुप्त तक हुए थे। और उन अनेक शासकों के काल में जो राजनीतिक एकता थी और संगठन था वो बहुत बेजोड़ रहा था। तो आखिर गुप्त काल के राजाओं का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था जिसके कारण से उनको महान कहा गया? तो सबसे खास जो उसमें विशेषता थी पहली कि राजा और प्रजा के बीच मधुर संबंध थे। यानी राजा जो था वो अपनी पिता के समान जिम्मेदारी समझता था और प्रजा जो थी वो संतान की भांति अपने राजा में विश्वास करती थी, उसके आदेशों का पालन करती थी। यानी राजा और प्रजा के बीच में वात्सल्य भाव था, मधुर संबंध थे, किसी तरीके के कोई भी विद्रोह या विरोध की स्थिति नहीं थी। दूसरी बात जो थी वो राजा के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन। अब जो गुप्तकालीन शासक हुए उन्होंने चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, गणित का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो और जन कल्याण का क्षेत्र हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक कार्य किया था, जिसके कारण से गुप्त काल में साम्राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। इसीलिए उसको महान कहा जाता है। उस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगली बात है कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाएं। गुप्त काल के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं वो केंद्रीय स्तर से लेकर के और एक ग्रामीण स्तर तक बिल्कुल व्यवस्थित थीं। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी निश्चित थी और उसी के आधार पर कार्य किया जाता था। न्याय एवं दंड व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसके कारण से अपराध बहुत कम होते थे। तो ये जो प्रशासनिक कुशलताएं थीं या प्रशासनिक विशेषताएं थीं वो गुप्त काल को समृद्ध बनाती थीं। अगला है शासन का विकेंद्रीकरण एवं जनभागीदारी। गुप्तकालीन शासकों ने शासन तो किया लेकिन निरंकुश नहीं हुए। सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। यानी प्रत्येक स्तर पर अधिकारों और कर्तव्यों का नियमन किया, जिसके कारण से ग्रामीण स्तर से लेकर के और पूरे राज्य स्तर तक सभी स्तर की समस्याओं का समाधान हो सके। और अगली जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित थी। यानी जो सामान्य लोग थे उनकी भी भागीदारी होती थी, वो भी ये बताएं कि शासन कैसा चल रहा है, उन्हें किस तरीके के शासन की ज़रूरत है। और ग्रामीण स्तर पर तो
न्याय और दंड व्यवस्था भी जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसमें सम्मिलित था और ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर ही कर लेते थे। अगली बात, समुचित न्याय एवं दंड व्यवस्था। जैसा कि मैंने बताया कि न्याय व्यवस्था कैसी थी, सरल थी, सुलभ थी और दंड व्यवस्था कठोर भी थी। कठोर ऐसी थी कि अगर किसी ने अपराध किया है तो दंड ऐसा दिया जाता था जिससे कि अन्य लोगों को सबक मिले और फिर भविष्य में उस तरीके के अपराध न हो। और अगली बात थी, राजाओं के द्वारा विद्वानों को राजा विद्वान परामर्श दाता। राजा जो था वो स्वयं में विद्वान होते थे, अध्ययन करते थे और साथ ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो विद्वानों को रखते थे और उन विद्वानों से विभिन्न प्रकार के परामर्श लेते थे कि हम शासन को कैसे चलाएं, कैसी कला का विकास हो, कैसी धर्म का विकास हो, कैसी प्रशासनिक विकास हो, किस तरीके से जन समस्याओं का समाधान हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो गुप्तकालीन शासक थे या राजा थे, सम्राट थे, वो राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधे हुए थे और पूरे राज्य की जनता को एक संगठन के रूप में बना लिया था, जिसके कारण से वो संगठन बहुत शक्तिशाली हो गया था और इसीलिए वो अच्छी तरीके से शासन चला पा रहे थे। अगली अगर हम बात देखें तो वो है गुप्त काल आर्थिक समृद्धि का युग। गुप्त काल में प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हुई। सबसे पहले अगर देखा जाए तो श्रेष्ठ कृषि व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज का जो प्रमुख आर्थिक साधन था वो था कृषि व्यवस्था। और कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गुप्त शासकों के द्वारा भूमि जो है वो किसानों को दी गई थी और उसकी व्यवस्था करने के लिए जागीरदार या जमींदार होते थे और वो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती थी कि शासन के नियमों के अनुसार वो खेती करवाएं। तो कृषि में हर तरीके का उत्पादन, खाद्यान्नों का भी उत्पादन होता था और नकदी फसलों का भी उत्पादन होता था, जिससे कृषि समृद्ध थी। अगला है उद्योगों का समुचित विकास। गुप्त काल के अंदर, गुप्त काल को लौह युग की सभ्यता माना जाता है। तो यद्यपि तांबा और कांसा जो पहले से प्रचलित धातुएं थीं और उसके स्थान पर अब लोहा भी आ गया था, तो जिसके कारण से मशीनें बनने लगी थी, उद्योगों का विकास होने लगा था और उद्योग जो है वो सामूहिक रूप से भी चलाए जाने लगे थे। तो विभिन्न नगर जो थे गुप्तकालीन वो औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित होने लगे थे। उद्योग घरेलू से लेकर के बड़े उद्योग तक विकसित होने लगे थे और वो आय का एक अच्छा साधन बन गए थे। और यही कारण है कि उद्योगों के विकास के कारण ही उस समय कृषि व्यवस्था भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि कृषि से संबंधित यंत्रों का निर्माण भी होने लगा था। तो इससे क्या हुआ कि और उस समय का अगर देखा जाए गुप्त काल का, तो वस्त्र उद्योग बहुत विख्यात था। न केवल अपने देश में बल्कि देश से बाहर भी वस्त्र उद्योग विकसित था, मसाला उद्योग विकसित था और कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग थे वो प्रचलित थे। तो इसके कारण से उद्योगों का अच्छा विकास हुआ। अगली बात, व्यापारिक चरमोत्कर्ष। गुप्त काल में चूंकि कृषि भी अच्छी थी, उद्योग भी अच्छे थे, जिसके कारण से व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के अनेक नगर व्यापारिक नगरों के रूप में विकसित हुए थे और व्यापार हमारा जो है वो पश्चिम एशिया के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें ईरान है, वर्तमान ईरान, इराक का जो इलाका है, मेसोपोटामिया का क्षेत्र है और उधर ये जो यूनान तक का क्षेत्र है, यूरोप का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ तक भारत की वस्तुएं जाती थीं और वहाँ से उधर से वस्तुएं आती थीं। तो बहुत सारी वस्तुएं निर्यात की जाती थीं, आयात की जाती थीं, जिससे कि व्यापार का विकास हुआ था। अब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
भारत जो है आर्थिक दृष्टि से इतना समृद्ध हो गया था कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की धातु मिलती थी, कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, उद्योग बहुत अच्छी थी, व्यापार जो है वो अन्य देशों के साथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही थी, विदेशी वस्तुएं भी प्राप्त हो रही थी और हर क्षेत्र में विकास हो रहा था। इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न भारत था। प्रजा का सुखी एवं समृद्ध होना, और जब आर्थिक समृद्धि है तो प्रजा सुखी होगी। प्रजा अत्यंत सुखी थी, इसलिए अपने राजा की आज्ञाओं का पालन अच्छी तरीके से करती थी। समृद्धि का अगर देखा जाए तो गुप्त काल में अनेक इमारतें बनी, अनेक मंदिर बने, अनेक विभिन्न प्रकार के कौशल संबंधी कार्य हुए जो उसकी समृद्धि को दर्शाते हैं। अगली बात है धार्मिक सहिष्णुता का योग। गुप्त शासक जो थे वो खास तौर से वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव धर्म जो है वो हिंदू धर्म की ही एक शाखा थी जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते थे। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये वैष्णव होते हुए भी अन्य सभी धर्मों के प्रति बहुत उदार नीति रखते थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो या हिंदू धर्म की अन्य शाखाएं हों, सभी के साथ बहुत ही अच्छी उदार नीति रखते थे। और अनेक धर्मों के विद्वान जो है वो इनके दरबारों में रहते थे, सम्राटों के दरबारों में रहते थे। अगली बात ही गुप्तों के साम्राज्य में जैन, बौद्ध इत्यादि धर्म प्रचलित थे, यानी कि गुप्त वैष्णव थे और वैष्णव के साथ साथ हिंदू धर्म बहुत तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित थे। उनको किसी को भी उनकी धार्मिक आस्थाओं को अपनाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती थी। जो गुप्त शासक थे उन्होंने बराबर की स्वतंत्रता दी हुई थी। हिंदू उपासकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता, जो हिंदू उपासक थे उनको भी स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वो चाहें जिस प्रकार से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपनी आस्था को बढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। तो जो गुप्त शासक थे उन्होंने कोशिश की कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए, यानी कि गुप्तकालीन शासकों के द्वारा अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ये है कि सभी धर्मों को अपनाने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इस तरीके का व्यवहार जो था वो गुप्त काल में था, इसीलिए गुप्त काल को धार्मिक सहिष्णुता का युग कहा जाता है, जो उसकी स्वर्ण युग कहलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगली बात है, अगला पॉइंट है वो साहित्यिक एवं वैज्ञानिक उन्नति का युग। गुप्त काल के अंदर साहित्यिक और वैज्ञानिक उन्नति बहुत हुई। सबसे खास बात यह है कि गुप्त शासकों के द्वारा संस्कृत भाषा को बहुत महत्व दिया गया और इसीलिए संस्कृत में विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया। कालिदास, जिनको वास्तव के नाम कुमारगुप्त माना जाता है, कालिदास जो है वो संस्कृत के महान विद्वान थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जैसी रचनाएं लिखी और वो आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो कालिदास जो हैं वो संस्कृत साहित्य के एक शीर्ष साहित्यकार माने जाते हैं, वो गुप्त काल में ही हुए थे। अगली बात देखी जाए तो दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत रचनाएं लिखी गई। इस समय दर्शन शास्त्र के संबंध में रचनाएं लिखी गई, चिकित्सा शास्त्र में लिखी गई। चरक जो थे वो इसी समय हुए थे जिन्होंने चिकित्सा के संबंध में बात कही थी। आर्यभट्ट जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि का निर्माण किया। तो ये आर्यभट्ट इन गुप्त काल में ही हुए थे और आर्यभट्ट के नाम पर भारत सरकार ने अपना उपग्रह भी छोड़ा हुआ है। तो ये आर्यभट्ट
बहुत अच्छे गणितज्ञ थे जो गुप्त काल के अंदर ही हुए थे। धन्वंतरी, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धन्वंतरी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। अगली दशमलव पद्धति का अन्वेषण इसी युग में हुआ है। दशमलव पद्धति का जो गणित के अंदर दशमलव पद्धति का विकास हुआ है, खोज हुई है, वो इसी युग के अंतर्गत हुई थी। बरहामेहर और ब्रह्मगुप्त जैसे वैज्ञानिक जो हैं वो इसी काल में हुए थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, बहुत ही अच्छे अन्वेषण हुए थे, विकास हुआ था गुप्त काल के अंदर। और ये तभी संभव हो पाता है जब शासक जो है वो विद्वानों को संरक्षण देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। तो गुप्त काल का स्वर्णयुग कहलाने के पीछे ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि उस समय साहित्यिक और वैज्ञानिक विकास जो है बहुत तेजी से हुआ था। अगली बात है ललित कलाओं का चरमोत्कर्ष। ललित कलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुप्त काल को चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की कला में विकास हुआ था। सबसे पहले मूर्ति कला को अगर देखेंगे तो मूर्ति कला के क्षेत्र में मथुरा, सारनाथ, सुल्तानगंज में विष्णु की मूर्तियां, ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये मूर्तियां जो हैं एक विशिष्ट कला से संबंधित हैं। दरअसल क्या हुआ कि इस समय जो है वो गांधार कला का विकास हुआ गुप्त कला क्षेत्र में। इसके बाद चित्रकला को अगर हम देखेंगे तो चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा, बाघ तथा सितान वसल की जो गुफाएं हैं, वो वहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो गुप्तकालीन है। अजंता और एलोरा की गुफाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो लौहकालीन चित्रकला से संबंधित हैं। धातु कला के संबंध में अगर देखा जाए तो नालंदा से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति, नालंदा में बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिली है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति मिली है। और महरौली में, महरौली जो कि दिल्ली के पास में है, वहाँ का जो लौह स्तंभ है, लोहे का स्तंभ बनाया गया है, वो गुप्तकालीन है। ये जो सभी कलाकृतियाँ हैं, चाहे वो ताम्र मूर्ति है या लौह स्तंभ है या अन्य वस्तुएं हैं, ये सभी गुप्तकालीन हैं। और ये उस युग की धातु कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मुद्रा कला के रूप में अगर देखा जाए तो गुप्त काल के अंदर सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलती थी। इन मुद्राओं पर देवी देवताओं के चित्र छपे होते थे, पशु पक्षियों के चित्र छपे होते थे और मुद्राओं पर अभिलेख लिखे होते थे। किन्हीं मुद्राओं पर आदेश लिखा होता था किसी पे को। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उन मुद्राओं में ये बताया गया है कि उसकी 8 प्रकार की मुद्राएं थी और उसने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की थी उन्हीं के आधार पर उन मुद्राओं को छपवाया था। जैसे पराक्रम की मुद्रा है, शिकार करते, बाघ का शिकार करते हुए की मुद्रा है, वीणा बजाते हुए की मुद्रा है। तो इस तरीके की अलग अलग मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये इस बात की गवाही देता है कि गुप्त काल में ललित कला का बहुत विकास हुआ, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, धातु कला हो या मुद्रा कला हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ था। अगली बात अगर देखी जाए तो वह है भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार का युग। गुप्त शासकों ने जहां अपने राज्य के अंदर सांस्कृतिक विकास किया, आर्थिक विकास किया, समृद्धि आई, उस समृद्धि को सुदूर देशों तक पहुंचाया। भारतीय संस्कृति जो है वो सुदूर देशों तक पहुंची। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका, मलाया, कंबोडिया ऐसे स्थान हैं जहां पर गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। जावा, सुमात्रा के जो
मंदिर हैं, अंकोर वाट के मंदिर, बोरोबदूर के मंदिर, वहाँ वो गुप्त कालीन मिलते हैं। और जावा के बारे में तो ये कहा जाता है कि जावा का जब इतिहास पढ़ते हैं तो जावा के लोगों ने अपने शासक को जो है वो समुद्रगुप्त का अनुयायी बताया था, और यहाँ तक बताते हैं कि हमारा शासक जो है वो गुप्त वंश से जुड़ा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुप्त काल के अंदर भारतीय संस्कृति जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत तेजी से फैली, और इसके साथ ही पश्चिम एशिया की तरफ भी, क्योंकि जहाँ व्यापार होता था जिन देशों के साथ, जिन क्षेत्रों के साथ, वहाँ पर भी भारतीय संस्कृति बहुत तेजी से पहुँच रही थी, वहाँ पर भी प्रचार और प्रसार हो रहा था। अगली जो बात थी, संस्कृत भाषा को समृद्धि प्राप्त होना। गुप्त काल के अंदर संस्कृत भाषा को बहुत समृद्धि प्राप्त हुई। वही प्रशासनिक भाषा थी, वही साहित्यिक भाषा थी, और उसी का एक रूप जो था वो लौकिक संस्कृति के रूप में था, जो जन सामान्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। अगली बात, भारत के धार्मिक विश्वास एवं विचारों का प्रसार। भारत के जो धार्मिक विश्वास थे वो धार्मिक विश्वास दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचे, जैसे श्रीलंका में पहुंचना। श्रीलंका में जहां इससे पहले बौद्ध संस्कृति पहुंच चुकी थी, और उसके बाद फिर हिंदू धार्मिक विचार वहां पर पहुंचे। इसी तरीके से जावा, सुमात्रा, बोर्नियो की तरफ भारतीय संस्कृति, भारतीय धार्मिक विश्वास पहुंचे। तो अनेक देशों के अंदर जो भारत के धार्मिक विश्वास थी, आस्था थी, वो पहुंच रही थी। अब अगर समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि गुप्त काल जो है उसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक समृद्धि प्राप्त हुई थी, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें मोरलैंड एवं चटर्जी ये लिखते हैं कि गुप्त काल काल तथा साहित्य में बड़ी क्रियाशीलता का युग था। गुप्त काल जो है वो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बड़ी क्रियाशीलता का युग था। उस काल में साम्राज्य समृद्ध तथा सुशासित था, ऐसा मोरलैंड एवं चटर्जी कहते हैं। भारत के महान इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी वो कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य अत्यंत सुसंगठित राज्य था, जिसे अपनी सार्वभौम संप्रभुता की छाया में भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब है कि राधा कुमुद मुखर्जी जी कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा था और सुसंगठित था, और इसीलिए जो गुप्त शासक थे उन्होंने अपनी सार्वभौमिक संप्रभुता के आधार पर उसको राजनीतिक एकता में बांधे रखा। तो कहने का तात्पर्य राजनीतिक एकता बहुत अधिक थी। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जो कि अन्य भारतीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक उदात्त, मेधावी और शक्तिशाली राजाओं उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर दिया था। उत्तर भारत जो कि ईरान की सीमा से लेकर के और बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर के और दक्षिण में वर्तमान केरल तक, वेल्लोर तक का क्षेत्र जो था वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत था। तो इतने बड़े क्षेत्र में शासन कर पाना एक ऐसे शासक ही कर सकते हैं जो मेधावी होंगे, योग्य होंगे, शक्तिशाली होंगे, साहसी होंगे, ऐसा उनका मानना है। तो इनका कहना है कि पूरा उत्तर भारत जो है वो संगठित किया था। शासन में सुव्यवस्था थी, देश में समृद्धि और शांति की स्थापना की थी इन्होंने। तो इस तरीके से अनेक इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गुप्त काल शासक जो थे उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर, अपने साहस के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, और न केवल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि अपने साम्राज्य को अत्यंत सुसंगठित बनाया और समृद्ध बनाया। प्रत्येक क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ, इसीलिए
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।